हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को हेरिडिटी एंड वेरिएशन या आनुवांशिकी और उत्परिवर्तन के बारे में बताएंगे। आनुवांशिकी एवं उत्परिवर्तन में जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दे लीजिए। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि इस हेरिडिटी वाले चैप्टर में क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी वाले में क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मेंडल्स लॉ पे आ जाइए। सबसे पहला मेंडल्स लॉ। अब देखें कि लाख क्वेश्चन 60 क्वेश्चन इसी से बनेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, बड़े भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो मेंडल्स नियम या लॉ, सिद्धांत, मेंडल सिद्धांत। इस सिद्धांत में 3 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? 3। पहला कौन है? प्रभाविकता का नियम। प्रभाविकता का नियम। दूसरा क्या है आपका? पृथक्करण का नियम ना जी। और तीसरा है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम ना, अव्यूहन का नियम। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, 1000 बार तीनों पूछे गए हैं, 1000 बार तीनों पूछे गए हैं। तो तीनों वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आंख बंद करके कहिएगा, एक न एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, निश्चित। ब्रह्मा का लकीर खींच दे रहा हूं, तीनों में से कोई ना कोई आएगा। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आपके पेपर में, यूपी में कई पेपर सेट बनते हैं, ये आपको पता है कि नहीं पता है? एक पेपर नहीं बनता है। कभी कभी तो आप देखेंगे इस कॉलेज और उस कॉलेज के पेपर अंतर हो जाते हैं। तो यूपी में पेपर कई बनते हैं, आपके पेपर में नहीं है, हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यूपी में जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन उठाया जाता है, मेंडल का एक रूल जरूर डाला जाता है क्वेश्चन से। तो ये बात याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आएगा जरूर। ठीक है ना। तो मेंडल्स का सिद्धांत में प्रभाविकता का नियम, अप्रभाविक, ये पृथक्करण का नियम, अस्वतंत्र अव्यूहन का नियम, ये फिक्स है। इसमें से कोई ना कोई आएगा। फिर उसके बाद इसी का एग्जांपल आता है आपका एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण में निश्चित है कुछ न कुछ आएगा। द्विसंकर संकरण, तो जब आप इसको पढ़ेंगे, एक प्रभाविकता में एक संकर संकरण लिया जाता है, स्वतंत्र अव्यूहन में द्विसंकर संकरण लिया जाता है। इसी को पढ़ लेंगे, दोनों में निपट जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि इस नाम से आए और इससे भी आ गया तो समझ लीजिए वही रूल है तो पूछ रहा है। और अगर ये नहीं आया, ये आ गया तो समझ लीजिए इसको पूछ रहा है। तो क्वेश्चन बन जाते हैं, याद रखिएगा, ध्यान देने वाली बात है। एक क्वेश्चन और बनता है, दूसरा, मेंडल के शब्दावली। मेंडल के शब्दावली आप यूज किए थे ना, शब्दावली। विषम युग्मजी क्या है, सम युग्मजी क्या है, जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है, कारक किसे कहते हैं ना, और बैक क्रॉस किसे कहते हैं ना, सब लिखवाया है ना। ये इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे ही क्वेश्चन सही पर बनेंगे, निश्चित तौर पे बनेंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा। शब्दावली वाला टॉपिक मत छोड़िएगा, शब्दावली वाला जरूर पकड़े रखिए। और आपका क्वेश्चन एक बन सकता है नेक्स्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण, यह भी बड़े क्वेश्चन बनता है और उससे छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो याद रखिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप मेरी बात घर जा करके उठा करके देख लीजिएगा। डन, 102% गारंटी लेता हूं कि देखिएगा ये सब आए जरूर है। ठीक है। मानव में लिंग निर्धारण, गुणसूत्र के बारे में भी पूछ सकता है। किसके बारे में? गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र में क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र मानव में कितने जोड़े होते हैं, गुणसूत्र की संरचना कैसे होती है, मेटासेंट्रिक क्या होते हैं, सब सेंट्रिक क्या होते हैं, एक्रोसेंट्रिक क्या होते हैं, टिलोसेंट्रिक क्या होते हैं, इन सब के बारे में पूछ सकता है। तो एक गुणसूत्र के बारे में तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गुणसूत्र के कार्य क्या है ना। फिर इसी में आता है न्यूक्लिक अम्ल। किसका नाम आता है? न्यूक्लिक अम्ल। इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चांस बनता है इनका भी, लेकिन बहुत ज्यादा चांस नहीं बनता है। ठीक। डीएनए आरएनए, व आरएनए,
अब इसमें से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहली बात ये पूछा जाएगा कि डीएनए आरएनए का डबल हेलिकल मॉडल बताओ वाटसन एंड crick का, ठीक। फिर पूछ सकता है डीएनए आरएनए में अंतर बताओ, ठीक। फिर पूछ सकता है डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म बताओ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, इनका और अंतर मैंने लिखवाया है, ठीक। ये भी देख लीजिएगा और डबल हेलिकल मॉडल को जरूर पढ़ लीजिएगा। लिंग निर्धारण तो बता ही दिया था आपको। अच्छा देखिए, इसमें आपको दो रोगों का भी परिचय करवाया था, हीमोफीलिया वर्णांधता, याद है? हाँ, हीमोफीलिया वर्णांधता, हीमोफीलिया वर्णांधता। तो वर्णांधता को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये फिजिक्स में भी निपटाएगा और केमिस्ट्री में भी निपटाएगा, ओ बायो में भी निपटाएगा। तो बायो को भी ले लेगा और फिजिक्स भी ले लेगा, दो जगह आपको फायदा होगा एक ही क्वेश्चन पढ़ने से। बोलो सही है कि नहीं है? वर्णांधता में क्या होता है, व्यक्ति लाल और हरे रंग को पहचान नहीं पाता है, पक्का। और ये क्या होता है, आनुवांशिक होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। हीमोफीलिया में क्या होता है, व्यक्ति को अगर कहीं चोट लग गया, खून बहने लगा तो फिर बहता ही जाता है, वो रुकता नहीं है। यह भी आनुवांशिक रोग होता है, तो थोड़ा सा जानते रहिए, ठीक। विभिन्नता में थोड़ा सा एक क्वेश्चन कीड़े मकोड़े वाला है, ठीक है ना। एवोल्यूशन में, एवोल्यूशन विकास में एक कीड़े मकोड़े वाला है ना, नीले कीड़े लाल कीड़े, मैंने बताया धीरे धीरे उनकी प्रजातियां बढ़ गई, फिर हाथी ने रौंद दिया, ये बताया था ना। तो इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है आपका। फिर आता है डार्विनवाद, लैमार्कवाद, डार्विनवाद, डार्विनवाद, लैमार्कवाद न। लैमार्क ने क्या कहा, जिसका ज्यादा उपयोग करोगे वो ज्यादा विकसित होगा, जिसका कम उपयोग करोगे कम विकसित होगा। इसका उदाहरण उन्होंने जिराफ से दिया था और सांप से दिया था, ठीक है ना, याद है, सब चीजें बताया है। डार्विनवाद में आ जाइए। डार्विनवाद में क्या होता है, जीवन के लिए संघर्ष होता है, और संघर्ष में जो सफल होता है वही सरवाइव करता है, जो संघर्ष में सफल नहीं होता वो टिपुर जाता है, मर जाता है। सही है ना? ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की क्या उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति पढ़ाया है ना। इसमें आपको ओपेरियन सिद्धांत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ओपेरियन 8 चरण है ओपेरियन सिद्धांत, और ओपेरियन सिद्धांत में ही आता है स्टैनली मिलर का प्रयोग, स्टैनली मिलर का, हाँ एक चित्र जरूर याद रखिएगा, ये आता है, कई बार आया है, समझ में आया नहीं आया? हाँ। फिर उसके बाद समजात अंग, समजात अंग, समरूपी अंग बताया है ना, ठीक, जिसको होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं और एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। समजात, समरूपी, जो भी नाम हो इनका ना, होमोलॉगस, एनालॉगस, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, मस्ट है। अवशेषी अंग, अवशेषी अंग, मानव में अवशेषी अंग कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या कार्य है ना, बस। ठीक, एक तो गोभी वाला भी पढ़ाए थे ना, देखो अपने यहाँ फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली बन गया, फिर रेड गोभी आता है उसी तरह से ना। तो पहले अपने यहाँ ना गांव में क्या होता था, हरी गोभी जब हो जाती थी तो उसे कच्ची गोभी मानते थे लोग, गैया दे देते थे, फेंक देते थे। आज वही अमेरिका ने कहा नहीं, खाओ इसको भी खाओ, ये दिस इज ए कॉल्ड ब्रोकली, इसको ब्रोकली का नाम दे दिया, ठीक है। कुकुरमुत्ता का बनेगा, कुकुरमुत्ता कहते हैं ना, ठीक, कहते ही थे देसी लोग कुकुरमुत्ता, खाते भी नहीं थे, इसको पसंद भी नहीं करते थे। फिर विज्ञान ने कहा नहीं, दिस इज नॉट द कुकुरमुत्ता, दिस इज द मशरूम, ठीक है। 30 रुपया पौवा, 40 रुपया पौवा खरीदो, खाओ और तेल मसाले के साथ बनाओ, और लोग उसको भी खाने लगे, नहीं करने लगे तब। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ जो वर्जित थी, अब उसको भी लोग खाने पी रहे हैं, ठीक है, देख करके, नकल करके वो आता है। तो ये फिलहाल
इतनी चीजें दी हुई हैं, आपको मैंने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है। राजीव की किताब से मत पढ़ना, राजीव की पूरी किताब चोरकट किताब है, चोरकट किताब है, चोरकट है। उसने सही से पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, ठीक है। पूरा किसी में देखिए मेंटल के रूल का 2-4 में एग्जाम्पलों नहीं दिया है, लंबा छोटा के क्रॉस करा करके देखें कैसे फिगर उगर बनाए। अरे बच्चों को इतनी बुद्धि नहीं है राजीव भैया, ठीक। अंजुमन आप सफा और पांडे जी आप थोड़ा ध्यान से देख करके फिर से लिखिए। मेरी तरफ से यही सजेशन है, आप बड़े हैं हमसे और जानकारी अच्छी है, अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बच्चों को बच्चों की तरह सोचिए, ठीक है। आप उनके डैडी बन के सोच रहे हैं, गंदी बात है मेरे समझ से है, बाकी तो कुछ नहीं। बाकी और किताबें अच्छी लिखी हैं, देखिए आप लोग, बहुत सारी किताबें अच्छी हैं, लेकिन राजीव में ये मिस्टेक है, राजीव में मिस्टेक है। तो मैं राजीव नहीं कहूँगा, आप लोग एक ही क्लास के सारे बच्चे राजीव ले लेते हैं, और देखिए आप खुद ढूंढिए, नहीं मिल रहा है पूरा लिस्ट, इसलिए अलग अलग लिया करिए, कोई एक जरूरी नहीं है। और मैं किसी को ये भी नहीं कह रहा कि आप उन्हीं का लीजिए, जिसका मन में है उसका लीजिए, लेकिन थोड़ा सा ये गलती की है। खैर छोड़िए, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बता दिया है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है उसको रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, पूरा चैप्टर मेंटेन हो जाएगा। धन्यवाद।